वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, बिकॉज फ्रेंड्स जल्दी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिए आज हम लेके आए हैं औद्योगिकीकरण का युग। आखिर औद्योगिकीकरण होता क्या है फ्रेंड्स। तो औद्योगिकीकरण हम उसे कहते हैं, देखिए मतलब जो कार्य डियर फ्रेंड्स कारखानों, मशीनों, उद्योग धंधों से होता है। पहले टाइम पे क्या था, हर काम हाथों के द्वारा होता था। जैसे हम देखते हैं कपड़ा है, सिलाई है, बुनाई है, सब कुछ हाथों के द्वारा होता था। लेकिन अब इन सब के अस्तित्व किसने ले लिया है डियर फ्रेंड्स, मशीनों ने लिया है। इसी को हम औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स किस प्रकार इसका डेवलपमेंट हुआ, कि पुराने टाइम पे क्या स्थिति थी उद्योग धंधों की और आज के टाइम पे क्या स्थिति है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो औद्योगिकीकरण का पास्ट में क्या रहा वो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, और आगे बात करेंगे कि किस प्रकार इसने अपनी रफ्तार पकड़ी। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं लेसन की ओर। देखिए औद्योगिकीकरण को दर्शाती हुई दो तस्वीरों के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रही है डाउन ऑफ द सेंचुरी। डाउन ऑफ द सेंचुरी की यहाँ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये आपको प्रगति की एक प्रकार से देवी दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पे एक लेडीज हैं जिन्होंने एक हाथ पे क्या लिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, फ्लैग लिया हुआ है, जो कि हमें प्रगति का सूचक विभिन्न मशीनों से जुड़ा हुआ है ये फ्लैग। इसके बाद इनके नीचे वाले यहाँ पे देख रहे हैं अपन, हाथ में क्या है, एक पहिया के रूप में आप दिखाई दे रहा है जिन्होंने रखा हुआ है, जो कि समय का प्रतीक आपको बताता है कि समय का प्रतीक किस प्रकार समय के साथ आधुनिकता प्रगति हुई विभिन्न कारखानों, उद्योग धंधों की, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी का है डियर फ्रेंड, डॉन ऑफ द सेंचुरी। एक ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क, अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900 की बात है ये। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसको जिल्द पर तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए तस्वीर में हमने क्या देखा, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है, एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी के हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा के लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती हैं। हमें कहीं ना कहीं प्रगति की सूचक हमें दिखाई देती हैं। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है और उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, प्रेस प्रिंटिंग आदि के कारखाना हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। ये तस्वीर कहीं ना कहीं प्रगति का सूचक हमें दिखाई दे रही है, आधुनिकता की ओर और औद्योगिकीकरण का एक प्रकार से उस समय फरिश्ता टाइप में दिखाई दे रही थी कि कैसे समय के साथ उस टाइम लग रहा था ये सब सपना है ना। और आज तो हम देखते हैं इन मशीनों के बिना तो रेलवे हो और मशीन रेलवे है और कारखानों के बिना तो आज लग रहा है कि लाइफ ही इम्पॉसिबल है, कैसे जी पाएंगे। तो ये है। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें एक और तस्वीर दी हुई है। क्या है यहाँ पे, देखिए एक तस्वीर और है, मशीन तकनीकी का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। चलिए दूसरी तस्वीर को एक बार देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। आपने यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है आपको डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये कौन है, ये अलाउद्दीन है। इनके हाथों में चिराग है, जिससे डियर फ्रेंड्स इन्होंने देखिए एक भव्य महल का निर्माण किया है। और डियर फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन कहाँ का प्रतीक है डियर फ्रेंड्स, तो पूरब का प्रतीक है, एशिया का, प्राच्य सभ्यता का, मतलब कि एशिया के साइड, क्योंकि ये हमारे भारत के थे, भारत हमारा एशिया में पड़ता है और एशिया का प्रतीक है। और जबकि यहाँ पे आप एक इंसान को, एक जादूगर को और देख रहे हैं, वो है मैकेनिक। कौन है, मैकेनिक आप देख रहे हैं। ये पश्चिम सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि पश्चिम साइड से ही उद्योग धंधों का विकास हुआ है, ब्रिटेन से, है ना, ज़्यादातर वहीं से स्टार्टिंग। देखिए यहाँ पे इन्होंने गगनचुंबी लगाई हुई है, इमारत आपको दिखाई दे रही हैं, पुल आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो विभिन्न, ये किसका प्रतीक है डियर फ्रेंड्स, ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है ना। चलिए आप अपन लेसन में इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी वहाँ से कलेक्ट करते हैं। देखिए मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडन अन्य तस्वीर और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों में 100 साल पहले छपी हुई थी। 100 साल पहले की तस्वीर थी, जो आपने चिराग वाली, अलाउद्दीन वाली, मैकेनिक वाली तस्वीर हमने अभी दिखाई थी। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। एक ऊपर वाले में
प्राच्य इलाके का अलाउद्दीन है। प्राच्य मतलब कि डियर फ्रेंड एशिया के इलाके का, ठीक है ना, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया है। और नीचे आपने देखा था कि एक आधुनिक मैकेनिक है। कौन है डियर फ्रेंड्स? अभी के समय का एक मैकेनिक आपको दिखाई दे रहा था, जो अपने आधुनिक औजारों का एक नया जादू रच रहा था। वह पुल, पानी जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें आदि बनाता था मैकेनिक। और जो महल वाला जादुई चिराग आपने देखा था वो किसका प्रतीक था डियर फ्रेंड्स? पूरब का, प्राच्य सभ्यता का। देखिए ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। यह गाथा आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव, आविष्कारों, मशीनों, कारखानों, रेलवों और वाष्पोपातों की दुनिया के रूप में इस तस्वीर में दर्शाया गया है, ठीक है ना। रेलवे, कारखानों, विभिन्न उद्योगों को बताया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग की तकनीकी के प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। ये छवियों में हमने ये देखा। अब ये छवियां के संबंध में लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं उस टाइम पे बहुत नई थी। उस टाइम पे इन मशीनों का लोग जानते ही नहीं थे ना यूज, और सोच रहे थे कैसे आएगा, इनका विकास कैसे होगा, क्या होगा। उनके मन में ढेर सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल यही चित्र जो हम देख रहे हैं हमें कोई नई बात नहीं लग रहे हैं, इसका तो हम यूज कर रहे हैं, करने लगे हैं, एक हमारा लोकमानस का हिस्सा बन गए हैं। इनके बिना तो हमारी लाइफ भी जीना भी पॉसिबल ही नहीं रह गया है। हम देखते हैं हमें कहीं जाना है, कहीं सफ़र करना है तो हमें पैदल नहीं जा सकते, हमें कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। हम इन पर डिपेंड हो गए हैं कहीं ना कहीं, वो हमारे हिस्सा बन गए हैं। जैसे रेल है, जैसे उद्योग धंधे, विभिन्न कारखाने, बिना उनके कहाँ चलता है किसी इंसान का। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण की प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं अपने आप को? तो डियर फ्रेंड, हमें तो दिखाई देता है। क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबियों और इमारतों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक है? बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इन सभी का निर्माण होना, रेलवे का, और इससे ढेर सारा सैकड़ों पैसा बच जाता है। बहुत लंबा सफ़र भी कर लेते हैं लोग, बहुत सारा माल यहाँ आ जाता है। जितना ट्रकों में कितना ज़्यादा डीजल पेट्रोल सब कुछ लगता है और साथ में टाइम भी लगता है, तो इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाता, जल्दी इतना काम स्पीड से नहीं हो पाता जिससे कि इनके द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं समाज के विकास का द्योतक तो है। क्या ये छवियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई हैं, इन विचारों से क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तकनीकी का विकास हमेशा जरूरी होता है? इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों को दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? क्या औद्योगिकरण के लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण का, जो उद्योग धंधे विकसित हुए, उनका लोगों की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके बारे में हम समझते हैं। ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसके इतिहास के बारे में, किस प्रकार इसने रफ्तार पकड़ा उद्योग धंधों ने, किस प्रकार मशीनों का युग आया, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, इस अध्याय में हमें यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र, दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र जहाँ पे सबसे पहले उद्योग धंधों का विकास हुआ, वो कौन सा था? ब्रिटेन। और उसके बाद भारत की औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। तो पहले ब्रिटेन का पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार उद्योगों का विकास हुआ, फिर देखेंगे हम अपने भारत का, क्योंकि उपनिवेश बनाया हुआ था कौन? हमारा ब्रिटेन हमारे भारत को बनाया हुआ था, ठीक है ना। उपनिवेशवाद था, गुलाम था भारत। तो फिर भारत का पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। औद्योगिक बदलाव में औपनिवेशिक शासन तय हो रहा था। चलिए देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले की बात करते हैं। जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, उद्योग धंधे ज़्यादातर नहीं विकसित हुए थे, उसके पहले कैसे काम चल रहा था, और उसके बाद फिर उद्योग धंधे के आने के बाद कैसा काम विकास हुआ, तो क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, इसके बारे में फुल डिटेल से बात करते हैं। औद्योगिकरण के पहले से
की बात करते हैं कि किस प्रकार औद्योगिक जब क्रांति नहीं आई थी तब किस प्रकार उत्पादन होता था, उस काल को क्या कहते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, औद्योगिकरण अक्सर हम कारखानों को विकास से जोड़कर देखते हैं। यदि हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमें सीधे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि इसका कारखाने, फैक्ट्रियाँ से संबंधित, ठीक है ना, इसी से जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हुआ है, क्योंकि जब उद्योगों को फैक्ट्रियों से जोड़ेंगे तो फैक्ट्रियों में तो फैक्ट्रियों में उत्पादन से होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो औद्योगिक मजदूर मतलब फैक्ट्रियों में लगे हुए मजदूर या कारखानों में लगे हुए मजदूर, है ना। तो हमारा आशय सीधे सीधे होता है कारखानों में काम करने वाले मजदूर से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास को अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। इस सोच में यह समस्या है, दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जब औद्योगिक का मतलब फैक्ट्री से होता है, जब फैक्ट्रियाँ उत्पाद बनी ही नहीं थी, इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को यूरोप और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में माल उत्पादित किया जाने लगा था। क्यों? औद्योगिक उत्पादन इसलिए होने लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को वो दूसरे देशों में बेचते थे, ठीक है ना, और उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार इस काल को ही आदि औद्योगिकीकरण भी कहते हैं के नाम दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता था और बाजार के लिए औद्योगिक उत्पादन होता था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बहुत सारे वैज्ञानिक आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। मतलब कि औद्योगिक क्रांति के पहले का उत्पादन को आदि औद्योगिक करण कहते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शुरू हो गया था औद्योगिक उत्पादन। क्लियर? आदि औद्योगिकरण मतलब उद्योगों के मतलब कि औद्योगिक उत्पादन जो कि औद्योगिकरण से पहले का हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो उत्पादन किया जाता था उसको आदि औद्योगिकरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। जैसे ही 17वीं 18वीं शताब्दी का टाइम आया डियर फ्रेंड्स, तो यूरोपीय जो सौदागर थे, जो खरीदार और बेचने वाले थे डियर फ्रेंड्स, तो वो लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब गांव की तरफ क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स गांव में बेरोजगारी ज़्यादा थी। वहाँ पे अच्छे सस्ते दाम पे मजदूर मिल जाते थे, किसान हैं, कारीगर हैं, उनसे ये लोग क्या करवाते थे, कोई भी चीज़ उत्पादन करवाते थे, मतलब बनवाते थे। वो किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों में बेचने के लिए, ठीक है ना। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, है ना, चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने लगी थी। इसी समय इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे, तो यहाँ से ये लोग तो काम नहीं करवा पाते थे। यहाँ पे शहरी व्यापारी भी थे, गिल्ड्स भी थे, तो ये लोग गिल्ड्स ये उत्पादक संगठक होते थे। गिल्ड्स किनको कहते थे? जो उत्पादन करने वाले एक संगठक होते थे। तो ये लोग शहरों के लोगों को अच्छे से यूज कर लेते थे, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरे ये लोग ताकतवर थे, ज़्यादा काम देते थे, ज़्यादा पैसा दिए तो आराम से इनका उत्पादन हो जाता था। तो कुछ सौदागर कहाँ चले जाते थे? देहातों में, गाँव में चले जाते थे। ये गिल्ड्स के जुड़े उत्पादक कारीगर को प्रशिक्षण देते थे। किसको प्रशिक्षण देते थे? गिल्ड्स कारीगरों को प्रशिक्षित करते थे, जैसे कैसे बनाया जाए कोई चीज़, किस प्रकार उसका निर्माण किया जाए, ये सब किसका काम होता था डियर फ्रेंड्स? जैसे उत्पादन करवाना है तो ये होता था गिल्ड्स का। किसका होता था? गिल्ड्स का। देखिए, उत्पादक पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। कौन? प्रशिक्षण देते थे। उत्पादन कितना होना है, क्या होना है, इस सब का नियंत्रण भी कौन रखता था? गिल्ड्स रखते थे। और प्रतिस्पर्धा और मूल्य भी तय यही करते थे, कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना लगेगा, ये सब का जिम्मेदारी किसकी होती थी? गिल्ड्स की होती थी।
तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादन व्यापार का एकाधिकार भी दे दिया था कि तुम ही उत्पादन करवाओगे। शासकों ने बहुत से दिया था। फलस्वरूप एक नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए गांव की तरफ वो लोग जाने लगे थे। व्यापारी गांव की तरफ इसलिए जा रहे थे, एक तो गिल्ड्स ज़्यादा ताकतवर थे, है ना, और इनको सस्ते मजदूर भी नहीं मिल रहे थे। ऊपर से गिल्ड्स को विभिन्न शासकों ने इनको एकाधिकार प्राप्त कर दिया था कि तुम ही क्या करवाओगे, शहरों में व्यापार करवाओगे, तुम ही बनवाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो दूसरे व्यापारी थे वो कहाँ पे जाने लगे, गांव में जाने लगे, जहाँ पे मजदूर उनको कारीगरों से, वो लोग किसानों से काम करवा लेते थे अपना। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे थे। जैसा कि आपने पिछले साल पाठ्य पुस्तक में देखा कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब अपनी रोजी रोटी की साझा जमीन को जलावन, लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। उन्हें लग ही रहा था कि कोई काम मिल जाए आमदनी का, कि वो करने लगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी अच्छे से नहीं चल पा रही थी। बहुतों के पास छोटे मोटे किसान तो थे, लेकिन उनके पास घर के सारे पेट नहीं भर सकती थी, उतनी किसानी नहीं थी कि वो लोग पूरे अपने घर का पेट भर सकें। इसलिए जब सौदागर वहाँ पे आए, गांव में आए, तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, जो किसानों को फौरन जो कि किसान उससे फौरन तैयार हो गए और सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते थे और अपने छोटे छोटे खेत भी संभाल सकते थे, तो आसानी से वो लोग काम भी करने लगे थे। तो फ्रेंड्स, गांव में जो सौदागर आते थे उनसे किसान लोग आसानी से काम भी कर लेते थे उनका, और अपनी खेती भी संभाल लेते थे। इस आदि प्रौद्योगिकी उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय से बड़ा सहारा दिया। मतलब ये डियर फ्रेंड्स, आदि प्रौद्योगिकी उत्पादन मतलब घरों में ही काम करने ना, बिना मशीनों के। तो डियर फ्रेंड्स, इसने बहुत सहारा दिया, क्योंकि खेती में उन लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इस सिमटती आय को उनको बहुत सहारा मिला किसानों को। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों का इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था में शहरों और गांवों के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ और सौदागर रहते तो शहर में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड वो लोग रहते शहर थे सौदागर, लेकिन काम कहाँ करवाते थे डियर फ्रेंड, उनका काम देहात में चलता था। क्यों चलता था आपको पता है, क्योंकि शहरों में गिल्ड्स लोग थे जो कि ज़्यादा ताकतवर थे, उनको एकाधिकार भी प्राप्त था शासकों के द्वारा। तो इनका काम देहात में ज़्यादा अच्छे से, यहाँ उनको मजदूर आसानी से मिल जाते थे काम करवाने के लिए। तो इनका शहरों में तो रहते थे, लेकिन इनका काम देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों और फुलजर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ा की फिनिशिंग होती थी और इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता था, जो स्टेपलर्स थे वो ऊन खरीदते थे। क्या करते थे, ऊन खरीदते थे और ख़रीद करके इंग्लैंड के थे और सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे, और जो धागा मिलता था उससे फुलझर और बुनकरों में दे दिया जाता था। और लंदन में क्या होता था, उन कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी के नाम से भी जाना जाता था। और फिर जब सब कुछ हो जाता था, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच दिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार क्या होता है, जहाँ पे विभिन्न देश आकर के वो चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, यह जो देश जुड़े होते हैं, जैसे हमारा 1991 में भारत भी जुड़ गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। यह आदि
औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागर का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय कहाँ पे होता था, घरों में होता था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो उत्पादन कहाँ मशीनों के अलावा किस में होता था, घरों में होता था, मशीनों में नहीं होता था, हाथों से होता था। उसको हम आदि औद्योगिक की व्यवस्था भी कहते हैं, हम कई बार इसको बता चुके हैं, ठीक है ना, होता था। और इसमें सौदागरों का नियंत्रण होता था क्योंकि ये गांव में होते थे और शहरों में गिल्ड्सों का। देखिए, प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों का काम करता था। प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। जो सौदागर होते थे डियर फ्रेंड्स, वो क्या करते थे, एक सौदागर गया यहाँ पे और इसने क्या किया, गांव के 20-25 लोगों को लिया और वहाँ पे काम करवाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, प्रत्येक सौदागर। इसका मतलब यह था कि कपड़ा के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। देखिए, कारखानों का अब इस प्रकार आदि औद्योगिकीकरण अपन ने देखा। अब कारखानों का धीरे धीरे उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी ये औद्योगिक व्यवस्था, जब औद्योगिकीकरण का युग नहीं आया था, उसके पहले की व्यवस्था आदि औद्योगिकीकरण के बारे में हमने अभी जाना कि किस प्रकार काम चलता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए लोग मजदूर ही, किसान लोग हाथों से काम घरों में कर लेते थे, ठीक है ना, किसान लोग भी, और शहरों में तो काम होता ही था, है ना, ये था। अब पढ़ते हैं किस प्रकार कारखानों का उदय हुआ। तो देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, कब डियर फ्रेंड्स, 1730 में इंग्लैंड में कारखाने खुले, लेकिन उनके पास तेजी से इजाफा 18वीं शताब्दी के आखिरी में हुआ। 1730 में कारखाना तो खुल गया, लेकिन इसमें प्रगति कब आई, तो वो 18वीं शताब्दी में आती है। कपास कॉटन नए युग का प्रतीक है, कॉटन नए युग का प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना, और 1760 में ब्रिटेन में अपने कपास के उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था और 1787 में आयात बढ़कर 220 पाउंड हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि 1760 में 25 लाख पाउंड कपास का उत्पादन करता था कौन, आयात, मतलब कि डियर फ्रेंड्स खरीदता था, कौन खरीदता था, इंग्लैंड। और जी इसका बढ़कर के इस कंपनियों फैक्ट्रियों के आने से ये 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। कितने टाइम बाद, ओनली डियर फ्रेंड्स 27 साल बाद, क्योंकि 1760 1787 यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। आइए इन बदलाव को देखते हैं कि इतना जल्दी, इतना ज़्यादा 25 लाख टन से 27 साल में 220 लाख पाउंड कैसे पहुंच गया कॉटन का उत्पादन। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को, जैसे काटना, ऐंठना, लपेटना के हर चरण को कुशलता बढ़ा दी। 18वीं शताब्दी में ऐसी कुछ मशीनें बनी या कुछ भी, बहुत सारे कारखाने खुले, जिसके कारण काम बहुत आसान हो गया और जल्दी होने लगा, बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। पहले से ज़्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर में ही करते थे, लेकिन जैसे ही इनका आविष्कार हुआ मशीनों का, अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जाता था। पहले लोग घर में काम करते थे आदि प्रौद्योगिकी के टाइम पे, लेकिन अब जैसे ही मशीनों का निर्माण हुआ, उनका काम भी आसान हो गया। और साथ में अभी लोग मशीन कहाँ पे लगाते थे, घर में नहीं ले जाते थे, कारखानों में लगाते थे, ठीक है ना, उद्योगों में। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे एक मालिक के हाथों में आ गई थी। मतलब एक कारखाने में बहुत सारे मजदूर बुलाएंगे, वहीं पे काम करवाएंगे, तो एक इंसान उसको देखता रहेगा कौन मजदूर क्या करता है, तो एक मालिक के हाथों में आ गई और एक ही छत के नीचे काम होता था। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया में भी निगरानी रखी जा सकती थी कि कौन काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। गुणवत्ता को ध्यान में रखना, मजदूरों को नज़र में रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक यह सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने
इंग्लैंड के भूदृश्य के अभिन्न अंग बन गए थे। नए कारखाने, इतने विशाल, नई प्रौद्योगिकी और ताकत इतनी दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया गई थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखें ओझेल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन पर चालू हैं। वो लोग ये सब देख के इतने अच्छा मशीनों को देख करके, प्रौद्योगिकी को देख करके, नई ताकत को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे उस समय। ठीक है ना। तो ये था कारखानों का उदय। इंग्लैंड से शुरुआत हुई, धीरे धीरे यूरोप में, और फिर बाद में धीरे धीरे इनसे जैसे ही कारखानों का उदय हुआ तो साथ में मिलकर के सब लोग काम करते थे एक ही छत के नीचे। अब उनकी गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाता था, उनकी रफ्तार भी देखी जाती थी, और उन कोई चालाकी तो नहीं कर रहा। ये सभी काम आसान हो गए देखना, है ना, इतने कारखानों के आने से। अब इन उद्योगों में किस प्रकार परिवर्तन आया, कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया, किस प्रकार इनकी रफ्तार बढ़ी, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री और उद्योगों के विकास तक ही सीमित था? चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हम देखेंगे पॉइंट इसका, पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन में फलते फूलते उद्योग थे, जो कि तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। जो कपास उद्योग है 1840 का डियर फ्रेंड दशक में, ये ब्रिटेन में ये कपास और सूती उद्योग सबसे फलते फूलते उद्योग थे ब्रिटेन के। ये डियर फ्रेंड्स जो कपास उद्योग है 1840 का, तो सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद आया लोहा और स्टील उद्योग, आगे निकल गए। ठीक है ना। और 1840 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड में 1860 के दशक में उपनिवेशवाद के रेलवे का विस्तार होने लगा था। तो हाँ, उपनिवेशवाद में रेलवे का विकास कब से होने लगा था? 1860 के दशक में। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ भी ब्रिटेन का क्या था डियर फ्रेंड्स? उपनिवेशवाद था, मतलब गुलाम था हमारा भारत इंग्लैंड का। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं रेल की व्यवस्था कब आई थी? 1854 में आई थी। कब आई रेल? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी कि नहीं चलाई गई थी? तो यही दशक था जब यहाँ पे भी उपनिवेशवादों में भी ये लोग काम करवा रहे थे, ला रहे थे, क्योंकि इनको काम करवाना था, औद्योगिकरण करना था, इनको माल चाहिए था। तो इससे रेल की व्यवस्था के कारण ये सब इजीकरण हो रहा था, आसानी से माल यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता था। देखिए, 1860 के दशक में उपनिवेशवाद में रेल का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी और 1873 के तक ब्रिटेन में लोहा और स्टील की निर्यात की मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया। यह राशि इंग्लैंड के कपास के निर्यात से मूल्य से दोगुनी थी। किसकी डियर फ्रेंड्स? जो पहले किसका उद्योग चालू हुआ था ब्रिटेन में? हमने बताया था कपास और सूती का। और कपास का उद्योग अपनी चरम सीमा पर था, अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1860-1840 के दशक के बाद इसको भी पीछे छोड़कर कौन आ गया? स्टील और लोहे का उद्योग, जिससे कि डियर फ्रेंड्स विभिन्न उपनिवेशवादों में चलाया गया। और 1873 आते आते ब्रिटेन में इतना ज़्यादा स्टील का निर्यात का मूल्य कितना हो गया बेचने का? 7.7 करोड़ पाउंड हो गया। ये रहा पहला चरण, हमने ये देखा। अब नए उद्योग और परंपरागत इतने अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये उद्योगों का हमने देखा क्या था? पहला चरण था, ये देखा हमने कि देखिए, वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि किस प्रकार भी कपास और सूती वस्त्र उद्योग, स्टील, लोहा के उद्योग के बारे में अपन ने देखा कि कैसे निर्यात आयात होने लगा था, कितना लाभ हुआ। अब उसी टाइम पे डियर फ्रेंड जो उद्योग आ रहे थे, क्या जनता इन्हें पूर्णतः एक्सेप्ट कर लेती थी, या फिर इनको आसानी से काम, इतना आसान था इनको एक्सेप्ट करना या इन पर काम करना? तो डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो देखिए, दूसरी नए उद्योग परंपरागत उद्योगों से इतनी आसानी से हाशिया पर नहीं ढकेला जा सकता था। 19वीं सदी के आखिरी में मैं भी तकनीकी के रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 20% से ज़्यादा नहीं थी। तकनीकी में लोग काम ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उनसे एक तो
प्रॉब्लम होती है कि कोई नई नई तकनीकी आती है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। आम जनता को उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है ना। देखिए 20% से ज़्यादा नहीं थी और कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन में बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। देखिए तीसरी बात क्या थी, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती धातु के उद्योग तय नहीं हो रही थी, लेकिन जो परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। मतलब डियर फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो नए उद्योग आ रहे थे उनको जनता एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रही थी, मतलब एक्सेप्ट तो कर रही थी लेकिन उनसे इतना ज़्यादा परिवर्तन में नहीं था, जल्दी से लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से विराम अवस्था में नहीं थे, ठीक है ना। परंपरागत उद्योग भी चल रहे थे उस टाइम पे और वो भी चल रहे थे। देखिए जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में तरक्की हो रही थी और वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का परिणाम थी। इनमें सब में तरक्की हो रही थी, मशीनें आ रही थी, है ना। तो पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, इनकी रफ्तार में बढ़ रही थी। चौथी बात क्या थी डियर फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं अपन। देखिए प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी, मतलब बदलाव तो आ रहे थे पर जल्दी से बदलाव नहीं आ रहे थे, धीमे धीमे आ रहे थे। और औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैली। नई तकनीकी महंगी थी, सौदागर और व्यापारी उनके इस्तेमाल पर सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। डियर फ्रेंड्स, जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी, तो इन पर जो व्यापारी थे और जो सौदागर थे उनका इस्तेमाल बहुत फूंक फूंक कर सोच समझ कर रखते थे। क्यों रखते थे कदम? क्योंकि मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत भी पर खर्चा भी ज़्यादा आता था। अब अपन देखते हैं, जब अपन सालों से कोई चीज़ यूज करते आ रहे हैं तो हमको यूज का पता है, कहाँ से बटन कोई चीज़ बंद होती है, कहाँ से चालू होती है, और साथ में यदि कोई कुछ बिगड़ भी जाता है तो अपन सुधार लेते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब कोई नई नई प्रौद्योगिकी आती है तो उनको सुधारना, इम्प्रूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो और उनका सामान भी नहीं मिल पाता है जल्दी से, है ना। तो ये उनका ज़्यादा खर्चा आता था। इतनी अच्छी भी नहीं थी जितने कि उनके आविष्कार और निर्माताओं का दावा था। जो आविष्कार किए हैं तो वो लोग तो बहुत अच्छे से बात बोलते थे, नहीं बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया का है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उतनी अच्छी साबित नहीं हो रही थी जितना कि वो दावा कर रहे थे। अच्छी तो थी, बढ़ोतरी थी, सब कुछ थी, लेकिन एक तो तुरंत अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दूसरा यदि कुछ बिगड़ जाता है वाकई में उस टाइम पे तो उसको सुधरवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पहले टाइम पे मोबाइल चला था, क्या हुआ था, कुछ भी बिगड़ जाता था तो लोगों से सिम डालना भी नहीं आता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसका रफ्तार हुआ, धीरे धीरे करके उस प्रौद्योगिकी को एक्सेप्ट किया गया, बनाया गया, और अब बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो लोग साधारण रूप से स्वयं ही सुधार लेते हैं। लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं था, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। देखिए यह बात समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जैसे भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने, ठीक है ना। न्यूकैम द्वारा बनाई गई एक भाप के इंजन को सुधार किए गए और 1871 ईस्वी में नए इंजन पेटेंट करा लिया गया, ठीक है ना। और इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपतियों मैथ्यू वॉल्टन ने किया था। किसके? जेम्स वॉटसन के दोस्त ने, ठीक है ना। मैथ्यू वॉल्टन ने नया भाप का 1971 में इंजन का पेटेंट कर दिया गया और पर सालों तक उन्हें खरीदार नहीं मिला। ये करवा तो लिया गया, लेकिन डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे इतनी अच्छी चीज़ का सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। और 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में भाप के इंजन सिर्फ 331 इंजन ही थे। कितने थे 19वीं सदी में? ओनली 331 इंजन ही थे भाप के। इनमें से 80 इंजन को सूती उद्योगों में, 9 इंजन ऊन के उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण, लोहा उद्योगों कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफ़ी समय के बाद नहीं हुआ बहुत सारे उद्योगों में। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली ये सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी
उद्योगपतियों बहुत हिचकिचा रहे थे। डियर फ्रेंड्स, आज के समय पे हर मतलब कि हम देखते हैं लाइट इंजन हर चीज़ से इसी से होता है ना। और इतनी अच्छी प्रौद्योगिकी को लोग उस समय एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो आप जानते हैं ना कि उनके बारे में हमें पता नहीं है, टूट गया फूट गया, तो जिसमें कि इतनी अच्छी प्रौद्योगिकी है, मानते हैं है ना। इंजन का काम जितना एक इंजन कर सकता हो उतना बहुत सारे मजदूर मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये चल रहा था। इसी प्रकार वो नई प्रौद्योगिकी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाली नहीं बल्कि परंपरागत कारीगरों और मजदूरों पर ही होता था। देखिए, तो हमने क्या देखा, कारखानों का उदय हुआ। यहाँ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ब्रिटेन और यूरोप से, ठीक है ना। स्टार्टिंग हुआ औद्योगिकीकरण। इसके बाद उद्योगों ने किस प्रकार रफ्तार पकड़ी, तो हमने क्या देखा, 4 प्रकार देखे, इसके 4 बातें पढ़ी। जैसे कि हमने देखा इसका रफ्तार, तो पहले नंबर रफ्तार कहाँ से आई? सूती वस्त्र कपास उद्योगों का निर्माण हुआ, ठीक है ना, ब्रिटेन से। इसके बाद हमने देखा कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। जैसे भाप का इंजन वगैरह देखा, तो लोगों बहुत इतनी सारी प्रगतिशील प्रौद्योगिकी को लोगों को बहुत ओनली 331 ही भाप के इंजन चल रहे थे, ठीक है ना। और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि यदि कुछ चीज़ बिगड़ जाती थी तो उसका सामान नहीं आ पाता था। दूसरी बात ये थी, और बिगड़ जाने पर सामान नहीं आ पाता था और ऊपर से खर्चा ज़्यादा होता था, है ना। और जिसमें कि काम तो अच्छे से करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये कटाई की क्या है, कटाई फैक्ट्री है यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, ये हज़ारों लोगों का काम कर देती है। देखिए, एक इंसान लगा हुआ है और इतनी सारी यहाँ पे धागे कटाई की बुनाई हो रही है। इसके बाद भी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे 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 करके परंपरागत रूप से उद्योगों के पूर्ण रूप से तो ख़त्म नहीं हुआ, पर घरेलू उद्योग चलते रहे, पर धीरे धीरे इनको एक्सेप्ट किया गया। लोगों ने एक्सेप्ट किया, देखा, जब काम शुरू होने लगा, अच्छे से हुआ, तो फिर आगे बढ़े। देखिए, अब देखते हैं हाथ श्रम और बाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और बाष्प की शक्ति, कितना डिफरेंस है इसमें। जो हाथ से श्रम करते हैं और जो बाष्प की शक्ति है, मतलब कि जैसे इंजन वगैरह है या कुछ भी, तो इनकी शक्ति में कितना डिफरेंस है, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विक्टोरिया कालीनी ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेघर लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहर जाते थे। जैसा कि आप जानेंगे कि जब श्रमिक बहुतायत हो जाती है तो वेतन गिर जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्रिटेन में कोई मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग, गरीब लोग जाते थे काम करने की तलाश में। और डियर फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं, जब डियर फ्रेंड्स ज़्यादा लोग काम करने को जाते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली वेतन कम हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब एक इंसान बोलता है कि भैया मेरे को काम चाहिए, दूसरा यदि काम कर रहा है जितने पैसों में, तो बोलता है इससे कम में करेगा तो मैं तेरे को रखूँगा, वरना मैं उसको रख लूँगा। वो कम में कर रहा है तो वेतन तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। तो डियर फ्रेंड, उनको मजदूर आसानी से मिल जा रहे थे, उनको वेतन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ज़्यादा वेतन लगती नहीं थी इसीलिए उन्हें मशीनों पर कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मशीन वाले काम करें। उन्हें प्रॉब्लम होती है अगर कि श्रम ज़्यादा लग रहा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, वेतन, इसलिए मशीन ले लें। तो डियर फ्रेंड्स, वो इसलिए मशीन पर उनकी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनको श्रम ज़्यादा लगता, पैसा ज़्यादा नहीं लगता था, जिनके कारण मजदूरों से उन्हें छुटकारा मिल जाए, उनको ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि इसलिए वो ज़्यादा खर्चे में कोई भी मशीन खरीदना नहीं चाहते थे। देखिए, बहुत सारे उद्योगपति श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। उद्योगों में जो मौसम के आधार पर जो उद्योग लगे हुए थे, उनमें डियर फ्रेंड्स, उद्योगों में श्रमिकों की मांग घटती बढ़ती रहती थी। जैसे जो सीजन आया उस टाइम का काम लग गया तो वहाँ पे श्रमिक काम करने लगे, और जैसे ही मौसम ख़त्म हुआ, ठंडी का मौसम आया तो स्वेटर बनने का काम शुरू हो जाता है ना। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, तो घटती बढ़ती रहती थी श्रमिकों की मांग। देखिए, गैस घरों और शराब खानों जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी, और क्रिसमस के समय बुक वाइंडरों, प्रिंटरों की भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकरार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई की सजावट का काम भी जाड़ों के समय ही रहता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन
उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों से काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या देखा हमने, जैसे कि मौसम के आधार पर, जैसे जाड़े के मौसम में गैस का काम होता, और डियर फ्रेंड्स बहुत सारे काम पढ़े ना अपने, तो ये काम घटता बढ़ता रहता था। जाड़े के समय पे जैसे बंदरगाहों में लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो उनको सजावट करना, साफ सफाई करवाना, तो ये मौसम के आधार पर। और जहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये मौसम के आधार पर काम होता था, तो वहाँ के जो उद्योगपति थे काम करवाने वाले, वो ज़्यादातर किसको, मजदूरों को पसंद करते थे, ना कि मशीनों को। देखिए, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन के खास आकारों वाली चीज़ों का ही काफ़ी मांग थी उस समय। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, मशीनों में एक आकार के बहुत सारी चीज़ें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स लोग उद्योगपति मजदूरों से काम करवाते थे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उन्हें खास बारीक डिजाइन का और ख़ास आकार वाली चीज़ों की काफ़ी मांग थी उस समय। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। 500 तरह के अलग अलग डिज़ाइन के। तो डियर फ्रेंड्स, मशीन तो एक ही डिज़ाइन का बनाएगी ना, कोई भी बनाएगी तो अलग अलग हथौड़े की मांग थी, बारीक डिज़ाइन के, अच्छे से हथौड़े नहीं, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग डिज़ाइन थी। तो इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत होती थी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 500 तरह के अलग अलग डिज़ाइन के हथौड़े और 45 कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। अब डियर फ्रेंड्स, अब मशीन से काम होगा तो वो एक ही प्रकार की बनाएगी, ना कि अलग अलग प्रकार की। इसके अलग अलग चाहिए है तो लोगों को किसकी ज़रूरत होती थी, इंसानी निपुणता की। उसके दिमाग होगा तो वो एक इंसान अलग बनाएगा, दूसरा इंसान अलग बनाएगा, उसमें कुछ अलग डेवलप कर देगा, उसमें कुछ अलग आकार का बना सकता है ना। तो ये सब ज़रूरत थी। देखिए, विक्टोरिया कालीनी ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन पूंजीपति वर्ग के हाथों में बनी चीज़ों की तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ें को परिष्कृत कर सुरुचि प्रतीक माना जाता था कि जी हाथ से चीज़ें जो बनी हैं वो अच्छे से बनी हुई हैं, और हाथ से बनी हुई चीज़ों को अच्छा बताया जाता था। ठीक है ना, उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों में बनने वाले उत्पाद उपनिवेशवाद के में निर्यात कर दिया जाता था। जो मशीनों से जो चीज़ें बनती थी तो वो कहाँ पे बेच दिया जाता था, जहाँ पे जो देश गुलाम हैं, जहाँ पे उपनिवेशवाद है जिस देश का, वहाँ पे बेच दिया जाता था। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और जो हाथ से बनी हुई चीज़ों की ज़्यादा मांग थी उस टाइम की, क्योंकि हाथ से अलग अलग उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, हाथ से बनी हुई है ये माना जाता था। और देखिए फ्रेंड्स, जिन देशों में मजदूरों की कमी थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी में अमेरिका में यह स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। क्या था डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे जिन देशों में मजदूरों की कमी थी श्रमिकों की, तो वहाँ पे मशीनों से काम करवा लिया जाता था। लेकिन ब्रिटेन में बहुत सारे देशों को क्या बनाया था, वो उपनिवेशवाद बनाया था, साम्राज्य स्थापित किया था, गुलाम बनाया था, इसलिए यहाँ पे कोई मजदूरों की कमी नहीं थी। अमेरिका में कामगारों की स्थिति आ गई थी, कमी थी, पर यहाँ पे कोई कमी नहीं दिखी। चलिए चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, यहाँ कहाँ की इमेज है डियर फ्रेंड्स, यह लोहे की फैक्ट्री है। ठीक है ना, लोहे की फैक्ट्री में मजदूर उत्तर पूर्व इंग्लैंड विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861 की यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। 19वीं सदी में आखिरी में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। कलाकार और मजदूरों को आदर्श रूप प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयाँ और पीड़ा झेलने को दिखाया जाता था। आप देख सकते हैं कलाकारों को। देखिए फ्रेंड्स, मजदूरों की ज़िंदगी क्या थी उस टाइम पे, मजदूरों की स्थिति, कैसी ज़िंदगी जी रहे थे मजदूर, देखिए इनके बारे में देखते हैं। तो बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी प्रभावित थी। जैसे ही बाज़ार में बहुत सारे मजदूर आ गए, बहुत सारे काम करने वाले आ गए, तो इससे ज़िंदगी उनकी प्रभावित हुई। कैसे, जैसे कि नौकरियों की खबर गाँव में पहुँची तो सैकड़ों के तादाद में मजदूर
की तरफ चल पड़े और नौकरी मिलने की संभावना में यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर थी। डियर फ्रेंड्स, नौकरी मिलने की खबर सुनते ही बहुत सारे लोग शहरों में जाने लगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि नौकरी सबको ऐसे नहीं मिलती थी। यदि कोई वहाँ पे किसी का रिश्तेदार है तो उसने उसको बुला लिया, या उसकी कोई जान पहचान का है तो ही नौकरी मिल पाती थी। इस टाइम ये स्थिति थी उस टाइम पे, ठीक है ना। जान पहचान पर निर्भर करती थी नौकरी मिलना। अगर किसी कारखाने में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त लगा है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। आपके पास ऐसी सामाजिक संपर्क नहीं होते थे तो रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोग हफ्तों इंतजार करना पड़ता था उन्हें, और पुलों के नीचे गए रैन बसेरे पर रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर से बने निजी रैन बसेरों पर रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। कुछ ऐसी स्थिति थी। डियर फ्रेंड्स, नौकरी मिलने की चाहत में बहुत लोग चले जाते थे। अब उनको नौकरी वहाँ पे उन्हीं लोगों को दी जाती थी ज़्यादातर, जो उनकी जान पहचान का रहता था, वहाँ पे आगे उनकी पहुँच रहती थी। और डियर फ्रेंड्स, इस टाइम पे अब लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था कि भैया मेरे को इस टाइम पे काम मिलेगा तो मैं यहाँ पे रुका रहूँ। तो कोई कहीं पे रुक रहा है जैसे सड़कों पर, तो कोई कहीं पे, कोई रैन बसेरा जहाँ पे कुछ बना हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी तो वहाँ पे रुक जाते थे, पुलों के नीचे डले रहते थे। कुछ इस प्रकार की स्थिति, दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बेघर भूखे और सैमुअल फिल्डेस पेंटिंग्स 1874 की पेंटिंग है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग घर में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे बच्चे अच्छे हैं वहाँ पे और किस प्रकार ये लोग रह रहे हैं। इनके आश्रय स्थल में बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवारा, यहाँ वहाँ भटकने वाले लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए गए थे। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक डॉक्टरी जांच करके पता लगाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पर पूरी तरह से साफ है या नहीं, उनके कपड़े मैले तो नहीं हैं। उन्हें कठोर परिश्रम में करना पड़ता था, उन्हें कठोर परिश्रम भी वहाँ पे करना पड़ता था। इस प्रकार की स्थिति थी डियर फ्रेंड्स मजदूरों की। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। इस प्रकार की स्थिति थी मजदूरों की। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश। कुछ लोग गाँव चले जाते थे जैसे ही मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार काम खत्म होता था, कुछ लोग शहर पे वहीं पे छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम, बिल्कुल भी इनका काम आसान नहीं था, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद का लेसन नेक्स्ट पार्ट पर बताएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे और पूरा लेसन का एंड करेंगे इसके, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी, बेस्ट स्टडी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।